अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। वेस्टिजियल हो चुके हैं। चलिए, उसके बाद आया कोलोन का हिस्सा। देखिए, यहां से कोलोन स्टार्ट हुआ और यहां जाकर आपके पास नॉर्मली खत्म हो रहा है। तो आपके पास इस पहले हिस्से का नाम, जब हम ऊपर की ओर को गए तो इसको लिख दिया असेंडिंग, जब हम हॉरिजॉन्टल आ गए तो लिख दिया गया ट्रांसफर, जब आपके पास नीचे की ओर को आए तो लिख दिया डिसेंडिंग, और ये रहा आपके पास जहां पर हिप रीजन है, जहां पर कोलोन का पोर्शन है उसको पेल्विक रीजन कह दिया, और पेल्विक कोलोन आपके पास जहां टर्मिनेट किया उसको रेक्टम कह दिया, रेक्टम की जहां टर्मिनेशन हुई उसको एनस कह दिया। एनस के थ्रू आपके पास अनडाइजेस्टेड मैटर जो है वो बॉडी के बाहर आता है। एक चीज ध्यान करके चलिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी एब्जॉर्प्शन में मेनली रोल नहीं है, ना तो डाइजेशन में ना तो मेनली किसी ज्यादा एब्जॉर्प्शन में। यह चीज हमें ध्यान कर, तो इस पर्टिकुलर सारे लार्ज इंटेस्टाइन में है क्या, एक्चुअली इसके अंदर है अनडाइजेस्टेड मैटर। एक इंपॉर्टेंट चीज और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, देखो जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर एक बैक्टीरिया रहती है, बैक्टीरिया का नाम है इश्चरीचिया कोलाई, नाम है इश्चरीचिया कोलाई। ई कोलाई तो सबने पढ़ा होगा। ये हमारे इस कोलोन का एक नॉर्मल रेजिडेंट है। नॉर्मल रेजिडेंट समझते हैं, आपके कोलोन में हमेशा ही मिलेगा। अब जब हमेशा ही मिलेगा तो कुछ तो काम करेगा, तो ये इश्चरीचिया कोलाई हमारी बॉडी में रहकर बी कॉम्प्लेक्स जो आपके पास विटामिन होते हैं उनकी प्रोडक्शन करता है, और दूसरा विटामिन के की प्रोडक्शन करता है। ज्यादा क्वांटिटी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बनाएगा, ये याद करके चलिएगा, अलोंग विद कम क्वांटिटी में विटामिन के होती है। एक इंपॉर्टेंट काम तो ये हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपके पास में इसी कोलोन के द्वारा किया जा रहा है वो देखिएगा, आपके पास अनडाइजेस्टेड मैटर जो है उसको लगातार स्टोर भी तो कर रखना है। इसलिए नेचर ने क्या किया कि आपके पास में ये जो पर्टिकुलरली आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ जो है कोलोन की वो ज्यादा लंबी बनाई है एज कंपैरिजन टू, चाहे वो सीकम हो चाहे आपके पास रेक्टम हो। ये चीज याद करके चलिएगा। इसके अलावा देखिएगा, जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है ना, वो टेम्पररी नेचर कहां स्टोर करने के लिए जाती है, रेक्टम में। अब याद करके चलिएगा, एक बार एक किसी बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो जाए। अब कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, कहीं ना कहीं फीसिस ड्राई हो जाते हैं और जितनी क्वांटिटी में बॉडी से रिमूव होने चाहिए वो रिमूव नहीं होते हैं। तो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के दौरान में जो फीसिस होते हैं वो लगातार आपके पास नेचर के द्वारा रेक्टम में स्टोर कर लिए जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें फीसिस को पास करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन हम फीसिस पास नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है ड्राइनेस ऑफ द फीसिस। ये चीज ध्यान करके चलिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, एक क्वेश्चन यहां से और पूछ लिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का रोल बता दो। रोल क्या हुआ, वाटर जो आपके पास फीसिस में होता है उससे आपके पास में एब्जॉर्प्शन कर लेना। फीसिस के इनसाइड में पाए जाने वाला जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन होती है। यह चीज ध्यान रखना। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो आपके पास कहीं ना कहीं मिनरल कंटेंट होता है उसकी एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं, थोड़ा बहुत विटामिन। सारा काम मेनली नेचर ने स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम को ही दे रखा है। तो यह चीज हमें ध्यान करके चलना है, यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखिए यहां पर मैंने ये कहा ना कि जो कोलोन है वो आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास एब्जॉर्ब कर रहा है, मेनली आपके पास इसके अलावा ज्यादा कोई काम नहीं कर रहा है। अब सोचो, जो अनडाइजेस्टेड मैटर है वो आपके पास पहले ऊपर की ओर को जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा। तो पहले अगेंस्ट दी ग्रेविटी गया, फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आई, फिर डाउन दी ग्रेविटी जाएगा। अब सोचो ये ऐसा कैसे हुआ कि नॉर्मली आपके पास अनडाइजेस्टेड मैटर ऊपर चला गया, फिर हॉरिजॉन्टल आया, फिर नीचे आ गया। उसका कारण है कोलोन को अगर आप खोलकर देखेंगे ना तो आपको हैंगिंग फैट नजर आते हैं, जिनको अपेंडिसिस एपिप्लोइके कहा जाता है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अपेंडिसिस एपिप्लोइके। ये अपेंडिसिस एपिप्लोइके आपके पास में फैट्स होते हैं। अब हमें मालूम है फैट के ऊपर कोई भी चीज लगातार स्लिप होकर आगे जा सकती है, याद करके चलिएगा। इसलिए नॉर्मली कोलोन जो है वो अनडाइजेस्टेड मैटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर ले जा सकती है, अदरवाइज नहीं ले जा पाएगी। याद करके चलना, यह इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही रहेगा। चलें जी, लार्ज इंटेस्टाइन को हमने डील कर लिया, अभी मैंने सारी चीज बता दी है। चलिएगा अब हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी को देख लेते हैं एक बार। ये रही जी आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो अंदर से खाली है तो इसका नाम लिख दिया, ये आपके पास ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन के बिल्कुल बाहर आपके पास लाइनिंग नजर आती है, जिसमें आपके पास नॉर्मली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपके पास कुछ थोड़ी बहुत नजर आ रही हैं। यहां पर इसको कह दिया गया मिकोजा। अब ये रहा मिकोजा। मिकोजा जो है इनर मोस्ट लेयर है, आपके पास मॉइस्ट एपिथेलियल लेयर है, इट कंटेन्स सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल। ये क्लियर हो गया।
अब आपके पास इसके बाहर देखिए, इसके बाहर लगा हुआ है सब म्यूकोजा। क्या लगा है जी? सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू मिलता है और आपके पास इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। यहां पर देख भी सकते हैं, यहां सब म्यूकोजा हमने यहां पर दिखाई भी हुई है। ये रही जी आपके पास सब म्यूकोजा लेयर जो आपके पास यहां पर नजर आएगी। ये सब म्यूकोजा लेयर है, ठीक है जी, ये बाहर लगी हुई सब म्यूकोजा लेयर। उसके बाद आइए आपके पास मस्कुलैरिस म्यूकोजा। इसका काम क्या है देखो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, एक तरह से ध्यान दिया, और स्मूथ मसल कौन सी है? एक सर्कुलर और एक लॉन्गिट्यूडनल टाइप की मसल होती है। लगातार इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है जिसकी वजह से खाना वन प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर को मूव कर जाता, अदरवाइज जा नहीं पाएगा। तो ये देखिए आपके पास ये बाहर की ओर को जो एक और लेयर लगी है, ये आपके पास क्या हो गई? मस्कुलैरिस म्यूकोजा। और सबसे बाहर आपके पास जो लेयर लगी होती है इसको कहा जाता है सीरोजा। अब ध्यान दीजिएगा, सीरोजा एक फाइब्रस लेयर है। कैसी लेयर है? फाइबर, कोलेजन से बनी है, याद करके चलना। कोलेजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है जब भी हम फाइब्रस वर्ड यूज करते हैं। और आखिर में जो सबसे बाहर लगी है वो तो बेसिकली स्किन की कवरिंग है, याद करके चलिएगा। या यहां पर पेरिटोनियम हमने कह दिया, क्लियर? तो ये चीज हमें ध्यान करके चलनी है। चलो जी आगे की ओर को चलते हैं। ये देखिए आप एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसा दिखता है पूरा का पूरा, ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंटेशन में दिखाया। देखिए आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार इस चीज को डील भी करते रहते हैं। तो आगे की ओर को चलते हैं, वो है आपके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके पास कौन कौन से? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास हो गया और इंटेस्टिनल ग्लैंड हो गए। एक एक कर हम इनको जरा डील करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आपके पास में, वो है सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले आए सलाइवरी ग्लैंड की ओर को हम मूव कर चलेंगे। अब देखो यहां पर नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, बोलता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, मैमल वर्ड यूज नहीं कर रहा। मैमल में आपके पास में 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ह्यूमन में 3 ही पेयर होते हैं। ये रही जी 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कौन कौन से हैं? पेयर का मतलब हुआ एवरी जो आपके पास ग्लैंड होगा उसकी क्वांटिटी 2 होगी। तो आपके पास है सबसे बड़ा आपके पास सलाइवरी ग्लैंड जिसका नाम पैरोटिड है, उसके बाद आती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और लास्ट में आती है सब लिंगुअल ग्लैंड जिसकी क्वांटिटी भी आपके पास में 2 ही होती है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, यहां मैंने वो डायरेक्टली नहीं लिखी है। चलिए जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है। पैरोटिड जो है वो सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है, मीन बाय सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो सलाइवा बनाएगा, सलाइवा मतलब तो थूक हुआ ना आपका, उसको बनाने का काम बेसिकली सबसे ज्यादा कौन करता है? पैरोटिड ग्लैंड करती है। अब ये पैरोटिड ग्लैंड की एक डक्ट होती है, उसको कहा जाता है स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट की ओपनिंग कहां मिलती है? आपके पास जो बेसिकली अपर सेकंड मोलर, मीन बाय मैक्सिलरी सेकंड मोलर होता है, वहां पर आपके पास बक्कल वेस्टिब्यूल है। बक्कल वेस्टिब्यूल में आपके पास बेसिकली पैरोटिड डक्ट या स्टेंसन डक्ट की ओपनिंग होती है। ये चीज ध्यान करके चलिएगा, और इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। उससे कम क्वांटिटी ऑफ सलाइवा बनाने का काम आपके पास सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड करते हैं। इनके डक्ट की ओपनिंग, मीन बाय सलाइवरी जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट है उसको सब मैंडिबुलर डक्ट कहा जाता है। उसकी जो ओपनिंग है वो फ्लोर ऑफ द माउथ में होती है। सबलिंगुअल जो ग्लैंड होते हैं उसकी जो डक्ट की ओपनिंग है, जिसको सबलिंगुअल डक्ट ही कहा जाता है, उसकी ओपनिंग ही फ्लोर ऑफ द माउथ में होती है। ये चीज हमें ध्यान कर चलनी। अब सोचिए सब मैंडिबुलर डक्ट की ना जो है उसका दूसरा नाम भी है, उसका नाम है वॉर्टन डक्ट, WHARTON अपोस्ट्रोफ, वॉर्टन डक्ट। याद करके चलिएगा, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। सब लिंगुअल के बारे में नहीं पूछा जाता है तो मैं उसको डील भी नहीं कर रहा यहां पर। चलें आगे की ओर को मूव करते हैं। अब यहां देखिएगा क्या लिखता है। सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली आपके पास सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं। इस सलाइवा की कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। देखिएगा सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो बेसिकली सलाइवा बनाया गया उसमें मेनली क्या चीज है, जरा ध्यान दीजिए, पानी। क्या है? पानी। कितना परसेंट? 99.5%। इसके अलावा क्या होती है? म्यूसिन, म्यूकोपॉलीसेक्राइड है एक बेसिकली। एंजाइम्स होते हैं, कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज, इसका दूसरा नाम है टायलिन। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में आपकी मदद करता है, मीन बाय कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में आपकी मदद कर देगा। इसके अलावा लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम बेसिकली एंटीबैक्टीरियल होते हैं। क्या है जी? एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को मारने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे आपके पास बेसिकली यहां पर नजर आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइसोजाइम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान करके चलिए। नेक्स्ट आते हैं आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओर को। यहां से तो बहुत ही बार पूछा गया है भाई क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली 3 तरह के हैं।
एक आपके पास में जो कार्डियक रीजन में पाए गए, एक फंडिक रीजन में और एक पाइलोरस में। मेन जो ग्लैंड होते हैं ना वो आपके पास बेसिकली फंडिक की ग्लैंड है, क्योंकि आपके पास जो कार्डियक और पाइलोरिक ग्लैंड है उसके अंदर एक ही स्पेसिफिक सेल मिलता है जिसको गॉबलेट सेल कहते हैं, वो लगातार म्यूकस की प्रोडक्शन करता है। जो मेन ग्लैंड है ना वो है आपके पास फंडिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में आता है। फंडिक ग्लैंड में आपके पास मेनली दो तरह के सेल हैं, यहां मैंने तीन तरह के जरूर लिखे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि दो ही तरह के मेन सेल हैं। एक सेल है आपके पास में दैट इज चीफ सेल और दूसरा है ऑक्जेंटिक सेल। याद करके चलिएगा, चीफ सेल को जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल भी कहा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल या आपके पास में ऑक्जेंटिक सेल भी कहा गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है जरा उसको मैं अभी बताता हूं आपको। चले यहां देखना जरा सा क्या लिखता है। देखो ये जो चीफ सेल है या जाइमोजन या पेप्टिक सेल है, वो बेसिकली आपके पास क्या सिक्रीट कर रहे हैं, प्रो एंजाइम। वर्ड ध्यान दीजिएगा, क्या सिक्रीट कर रहे हैं, प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम लगातार सिक्रीट हो रहा है। जब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम सिक्रीट हो रहा है उसका नाम है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। और एक एक्टिव एंजाइम बनता है जिसको कहा जाता है लाइपेजेस। तो क्योंकि यह स्टमक में प्रोड्यूस हो रही है तो नाम लिखते हैं गैस्ट्रिक लाइपेजेस। याद करके चलना, चीफ सेल के द्वारा इनएक्टिव एंजाइम बनाए गए जिनका नाम है पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन। एक एक्टिव एंजाइम बनाया जिसका नाम गैस्ट्रिक लाइपेजेस है। लाइपेजेस फैट की डाइजेशन में आपकी मदद करते हैं और पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एक्टिवेट होने के ऊपर प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करेंगे। चलिए दूसरे सेल जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में गैस्ट्रिक म्यूकोजा में मिलते हैं, याद करके चलिए मैं वर्ड क्या कह रहा हूं। स्टमक के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सेल है उसका नाम है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। ये मेनली सिक्रीट करने में मदद करता है एचसीएल या इंट्रिंसिक कासल फैक्टर, जो हेल्प करेगा विटामिन बी12 की एब्जॉर्प्शन में। अब चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर बता देता हूं कैसे होगा। चले देखिए, मान लीजिए आप खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर आपके पास विटामिन बी12 है, ठीक है। अब विटामिन बी12 जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक तो उसका कोई फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। अब देखो विटामिन बी12 की एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली चाहिए पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एचसीएल प्रोड्यूस करता है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी में एचसीएल आपके पास प्रोड्यूस होगा उतना बेटर आपके पास इंट्रिंसिक कासल फैक्टर वर्क कर पाएगी। इंट्रिंसिक कासल फैक्टर को वर्क करने के लिए एचसीएल की जरूरत है। जैसे एचसीएल मिला, ये आपके पास इंट्रिंसिक कासल फैक्टर विटामिन बी12 के साथ कंबाइन करेगा स्टमक में, और ये विटामिन बी12 को कहां तक लेकर जाएगा, इनटू इलियम। कहां तक लेकर गया, इलियम, और इलियम से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो ये कितना आसान सा है। एक पेपर में ना एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अनीमिया हो जाता है और अनीमिया के लिए आपसे यह पूछा कि कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो देखिए अनीमिया होने के लिए एक सेल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, उसका नाम है पैराइटल सेल। कैसे पता लगा? पैराइटल सेल आपके पास में एचसीएल भी प्रोड्यूस कर रहा है, इंट्रिंसिक कासल फैक्टर भी। ये आपके पास विटामिन बी12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन बी12 इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरिटी ऑफ द आरबीसी। अब सोचो आरबीसी मैच्योर ना हो तो अनीमिया ही होगा, और अनीमिया कौन सा होता है, उसको बोलते हैं परनीशियस अनीमिया। वर्ड क्या यूज करते हैं, परनीशियस अनीमिया। अनीमिया तो अनीमिया ही है, डेफिशिएंसी चाहे आपके हीमोग्लोबिन की हो, चाहे आरबीसी की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, अनीमिया ही कहलाएगा। इसलिए मतलब ये हुआ अगर आपके पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल ने अच्छा फंक्शन नहीं किया ना तो आपको अनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। ये चीज हमें ध्यान करके चले। एक सेल और था जिसका नाम है म्यूकस नेक सेल, ये म्यूकस ही सिक्रीट करता है। म्यूकस आपके पास काम क्या करती है, सोचो म्यूकस आपके कार्डियक और आपके पास जो पाइलोरिक ग्लैंड था उन्होंने भी सिक्रीट किया था। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में म्यूकस सिक्रीट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इंटरनल लाइनिंग है ना, क्योंकि एचसीएल तो बहुत ज्यादा है तो वो तो डिस्ट्रॉय कर देगा उस म्यूकोजा को। उस म्यूकोजा को बचाने के लिए नेचर को लगातार म्यूकस की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए थी, इसीलिए नेचर ने कार्डियक आपके पास ग्लैंड और जो आपके पाइलोरिक ग्लैंड है अलोंग विद द म्यूकस नेक सेल जो आपके पास फंडिस में मिलते हैं, सबको एक ही काम दे दिया, म्यूकस बनाओ म्यूकस बनाओ म्यूकस बनाओ। उससे फायदा क्या हुआ, स्टमक की जो ऑटो डाइजेशन का मतलब होता है मर जाता वो अपने ही एचसीएल की वजह से, उसको बचा लिया नेचर ने। याद करके चलना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमें आता नहीं है। हमें ऐसा लगता है हमें बहुत सारी चीज बायोलॉजी की आती है। मैं आपको सच में बता सकता हूं अपनी कहानी, मुझे भी ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ आता है, आता कुछ नहीं है। बायोलॉजी बहुत बार रीड डाउन करने पड़ती है, जितनी बार आप रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा बेटर समझेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास लीवर या गॉल ब्लैडर। चलिए जरा यहां देखिएगा, लीवर आपको बेसिकली एक नॉर्मली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहां पर नजर आ रही है। अब लीवर के दो हिस्से नजर आ रहे होंगे,
एक आपके पास ये लोब, एक ये लोब। अब जरा ध्यान दीजिए, एक आपके पास में लीवर की आपके पास पर्टिकुलर राइट लोब हो जाएगी और एक आपके पास लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब ऑफ अ लीवर जो होती है वो छोटी होती है, राइट लोब जो है वो बड़ी होती है। राइट लोब ही मेनली फंक्शनल है, लेफ्ट वाली ज्यादा फंक्शन नहीं करती है। नेचर ने राइट और लेफ्ट लोब को डिवाइड करने के लिए एक लिगामेंट लगाया था, लिगामेंट का नाम है फाल्सीपरम लिगामेंट। मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं याद करना है। चलिए जो याद करना है वो जरा ध्यान दीजिए। ये जो आपके पास लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है और राइट लोब, यहां से बेसिकली आपके डक्ट आ रही है। यहां देखिए एक डक्ट ये है जो यहां पर ये डायग्राम में एक बार लेते हैं, ये राइट से आ रही है। ये दोनों डक्ट क्या कर जाएंगी, कंबाइन। तो ऐसे समझ लीजिए, राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। क्लियर हो गया, लोब से आई, दोनों कंबाइन कर जाएंगी। कंबाइन करने पर बन गई कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट याद रखें, बस इतने सकी। देखिए अब क्या हुआ, लीवर का जो मेन रोल है वो है बाइल की सिंथेसिस करना। वो सिंथेसाइज करता है और उसकी स्टोरेज करने का काम करता है। ये आपके पास में इंफीरियर सरफेस पर पड़ा हुआ आपके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, यहां पर बाइल स्टोर हुआ। अब बाइल जो है इस गॉल ब्लैडर से बाहर आने के लिए नेचर मजबूर करेगी। आपके पास एक हार्मोन है जो सिक्रीट होगा जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होती है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को लगातार स्क्वीज करने का काम कर, जैसे स्क्वीज करेगा, यहां पर इस पर्टिकुलर गॉल ब्लैडर की एक डक्ट है, डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। डक्ट का नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। यहां देखिए मेंशन भी कर रखा है, ये रही आपके पास सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट के थ्रू आपके पास में वो बाइल बाहर आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, वो आपके पास सिस्टिक डक्ट कंबाइन कर रही होगी उस समय कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ में, और जैसे ही वो कॉमन डक्ट के साथ में मिल जाएगी, इस डक्ट का नाम चेंज कर दिया जाएगा। और देखिए यहां नाम क्या लिखा है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब क्या बन गई, कॉमन हिपैटिक, सॉरी कॉमन हिपैटिक डक्ट नहीं बनेगी, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर है कॉमन बाइल डक्ट बनेगी। कौन सी बनेगी, कॉमन बाइल। तो ये बन जाएगी CBD, कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो कॉमन बाइल डक्ट की आपको ओपनिंग कहां पर नजर आ रही है, इनटू अ ड्यूडेनम। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था आपके पास में जहां पर ये ओपनिंग होगी इसका नाम क्या लिखा जाएगा, एम्पुला ओवेटर। अब इस बार पर्टिकुलर कॉमन बाइल डक्ट के साथ में किसकी ओपनिंग भी आपको नजर आएगी, वो है पेनक्रियास से आने वाली जो डक्ट होगी। ये रही जी, वो मान लेते हैं ये डक्ट है, यहां ओपन हो रहा है और यहां पर आपके ड्यूडेनम में अब सिक्रीशन आएगी। एक तो बाइल आपके पास यहां पर फ्लोट होकर आया और जो पेनक्रियास से आने वाली सिक्रीशन है वो यहां पर फ्लोट होकर आई। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, इस एम्पुला ओवेटर को नेचर किससे क्लोज कर देगी, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, जब सिक्रीशन नहीं आ रही है। फिर से देख लो, लीवर के राइट आपके पास जो लोब है वहां से आई राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट से आई लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कंबाइन कर जाएंगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट बन गई। गॉल ब्लैडर की एक डक्ट है जिसका नाम सिस्टिक डक्ट, उसके साथ कॉमन हिपैटिक डक्ट कंबाइन कर गई, बन गई आपके कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आपके कंबाइन कर जाएगी पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ। किसके साथ कर गई, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ। अब बन जाएगी हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बन गई, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट होगी ओपन इनटू एम्पुला ऑफ वेटर। याद करके चलिएगा, विच इज बीइंग गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। याद करके चलना, ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है। अब देखिए लीवर के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए लीवर जो है वो विसरल ग्लैंड सबसे बड़ा है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा विसरल ग्लैंड है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड भी है, लेकिन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन नहीं है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। कौन है, स्किन। Liver is the second largest organ of your body, but largest gland of your body, largest visceral gland of your body. ये चीज हमें ध्यान कर चलनी है। दूसरा, लीवर को नेचर ने बहुत सारा रोल दे रखा है काम करने के लिए। अब नेचर ने जब इसको बहुत सारा रोल दिया ना, नेचर इसको प्रोटेक्ट करने का भी उतना ही काम करेगी। तो नेचर ने क्या किया, आप यहां पर ध्यान देंगे तो आपके पास में यहां ध्यान देना है इस वाली चीज को। नेचर ने इस लीवर के अंदर सेल लगाए और यहां सेल के बाहर आप जरा ध्यान देंगे तो नेचर ने एक लेयर लगा रखी है। यहां देखो ये लेयर लगाई है, इसको क्या कहा गया, ग्लिसन कैप्सूल। ये ग्लिसन कैप्सूल क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू एक सेप्टम होती है। कभी कभार ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लीवर को प्रोटेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है, उसका नाम ग्लिसन कैप्सूल ही है। क्यों, देखिएगा ये जो आपको बीच में एक पर्टिकुलरली सेल नजर आ रहा है, ये कुछ आपको बेंजीन की रिंग की तरह नहीं नजर आ रहा है जिसकी 6 साइड्स होती हैं।
तो आपके पास में इनका नाम लिख दिया गया हिपैटोसाइट है। लीवर के इनसाइड में जो सेल मिलते हैं इनको हिपैटोसाइट कहा जाता है। तो हिपैटोसाइट बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, जरा ध्यान दो। लगातार बाइल की फॉर्मेशन, जितना ज्यादा क्वांटिटी में बाइल होगा उतना ज्यादा आपके पास में ड्यूडिनम की एसिडिटी कम हो जाएगी, अदरवाइज वो एसिडिटी कम नहीं हो पाती है। याद करके चल, यहां देखिए सारी चीजें मैंने लिख कर दी है, लेकिन मैं साथ में आपको समझाते हुए भी चल रहा हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर तो भैया आते हैं यहां सीधे डायरेक्टली पीपीटी रीड करेंगे और चैप्टर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं करता हूं, मैं आपको पूरी चीज समझाऊं। देखिए ये सारी चीज मैं आपको डिक्टेट कर चुका हूं पहले से ही, अभी मैंने पीछे जो समझाया तो मैं इसको वापस से नहीं बता पाऊंगा, हम आगे की ओर को चलेंगे। ये सारी चीज मैंने डिक्टेट कर दी है। अब देखो यहां पर, देखिए यहां क्या चीज लिखी है, देखिए क्या लिखता है, जो लीवर के हिपैटोसाइट्स के द्वारा बनाया गया बाइल है, वहां देखिए इस बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। पर इसमें क्या होता है, यहां पर देखिएगा, एक है बाइल पिगमेंट जिनमें से मेन है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, दूसरे होते हैं बाइल सॉल्ट, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल और चौथा फॉस्फोलिपिड। अब ध्यान दो क्या है, बाइल पिगमेंट जो होते हैं जिनमें एक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, बिलीरुबिन बेसिकली येलो कलर की होती है, बिलीवर्डिन ग्रीनिश कलर की होती है, इसीलिए जो बाइल है ना वो येलोइश ग्रीन होता है, या कई बुक्स में येलोइश लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सोचो ये आया कहां से बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट तब आते हैं जो आपके पास में लीवर के अंदर पड़े हुए आरबीसीज होते हैं, वो आरबीसी आपके पास ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आरबीसी क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। जब आरबीसी ब्रेक होने के लिए जाएगा ना तो आपके पास में उसके इनसाइड में पड़ा हुआ हीमोग्लोबिन भी ब्रेक कर जाएगा। जब वो हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा ना तो हीमोग्लोबिन को ब्रेक करने के बाद में आपके पास ये पिगमेंट रिलीज होते हैं, एक है बिलीरुबिन, एक बिलीवर्डिन, इसके अलावा भी होते हैं जैसे यूरोक्रोम हो गया, हेमोसिड्रिन हो गई। यूरोक्रोम आपके पास यूरिन को कलर देने का काम करता है, तो वो भी येलोइश ही होता है ऑलमोस्ट। अब सोचो, मान लीजिए लीवर में जरूरत से ज्यादा आपके पास में बाइल पिगमेंट फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जरूरत से ज्यादा आरबीसी फट रहे होंगे, जरूरत से ज्यादा हीमोग्लोबिन आपके पास फट रहा होगा, जिसकी वजह से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन आपके पास में रिलीज होगा। ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन टॉक्सिक है। कैसा है, टॉक्सिक है। अब सोचो किसी की बॉडी अगर पीली पड़ना शुरू हो जाए तो आप क्या बोलते हैं उसको, क्या डिजीज हो गई, जॉन्डिस। क्या नाम देते हैं, जॉन्डिस। अब सोचो जॉन्डिस क्यों होता है, जॉन्डिस का सबसे बड़ा कारण है लीवर को इंजरी होना। लीवर जब इंजरी होना शुरू हो जाती है तो आरबीसी फटना शुरू हो जाते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो पड़ा है वो फटना शुरू हो जाएगा। तो लगातार क्या चीज ज्यादा रिलीज होगी, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। ज्यादा क्या रिलीज होगा, बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन हमारी बॉडी के उन टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट होगा जहां जहां इलास्टिन का फाइबर ज्यादा होता है। याद करके चलिएगा, जितना ज्यादा इलास्टिन का फाइबर उतना ज्यादा आपके पास बिलीरुबिन वहां पर एंटैग हो जाती है। जैसे आपका स्क्लीरा हो गया जिसको व्हाइट ऑफ द आई कहते हैं, नेल बेड हो गए, उसके बाद ओरल म्यूकोजा हो गई, और लास्ट में आपकी स्किन के अंदर अगर डिपॉजिट लग गया ना उन्हें, तो ये समझ लीजिएगा जॉन्डिस पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका, मीन बाय बिलीरुबिन पूरी बॉडी में फैल गया। अब पेशेंट को वहां से रिवाइव करना शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लीवर जो है वो पूरी तरह से डैमेज होने की कगार पर चला जाता है। तो याद करके चलिएगा, शुरुआत में जब आपको ऐसा लगे कहीं ना कहीं स्क्लीरा के अंदर येलोइशनेस है, तो उसी समय डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जरूर देगा। चलिएगा, ये चीज भी हमें पता लग गई। नेक्स्ट पार्ट की ओर को चलेंगे, वो है आपके पास पेनक्रियास। ये बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। एक और चीज, दूसरा आपके पास ये जो पेनक्रियास है इसको हिट्रोक्रीन टाइप का ग्लैंड बोला गया। क्यों, क्योंकि इसके पास आपके डक्ट भी होती हैं और कुछ आपके पास सेल ऐसे हैं जिनमें डक्ट भी नहीं होती हैं। अब आपको पढ़ना यह है कि इसके दो तरह के नेचर हुए, एक हुआ एंडोक्रीन पार्ट और एक हुआ एक्सोक्रीन पार्ट। एंडोक्रीन बिहेवियर में आपके पास वो सेल होंगे जिनके अंदर डक्ट आपके पास नहीं होती हैं। एक्सोक्रीन वाले जो आपके पास पार्ट होगा उसके अंदर डक्ट होंगी। अब सुनो, एक्सोक्रीन बिहेवियर ऑफ अ पेनक्रियास इज बीइंग थ्रू अ एसिनाई सेल। वर्ड क्या यूज किया जाता है, एसिनाई। यहां लिख देता हूं जी ताकि आपको कोई गलत फहमी ना हो। नाम है एसिनाई सेल। एसिनाई जो सेल्स होते हैं पेनक्रियास में पाए जाने वाले, ये एक्सोक्रीन बिहेवियर शो करते हैं, मीन बाय इनके बाद डक्ट होती है। अब दूसरा आ गया आपके पास में एंडोक्रीन बिहेवियर। एंडोक्रीन बिहेवियर इज बीइंग शोन बाय आइलेट ऑफ लैंगरहैन। अब देखिए आइलेट ऑफ लैंगरहैन क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको बाद में डिक्टेट करेंगे क्योंकि वो एंडोक्रीन ग्लैंड में हमारे को पढ़ना ही है। अब यहां पर जो मेन है वो है एसिनाई सेल। एसिनाई सेल ने कुछ सिक्रीशन बनाई होगी, डक्ट के थ्रू आपके पास आई, तो पेनक्रियास की डक्ट का नाम पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, पेनक्रियास की जो डक्ट है वो दो है, एक है प्रिंसिपल पेनक्रियाटिक डक्ट और एक है एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। दो हो गई।
प्रिंसिपल पैनक्रियाटिक डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ वॉरसंग, डक्ट ऑफ वॉरसंग। और जो आपके पास में एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है उसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, सेंटोरिनी, याद करके चलिएगा। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि जो कॉमन बाइल डक्ट है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है। अब सुनो क्या हुआ, मान लेते हैं ये पैनक्रियास है, तो ये सेंटर में जो आपको डक्ट नजर आ रही है ना, ये है आपके पास डक्ट ऑफ वॉरसंग, और ये जो साइड में लगी हुई डक्ट है ना, ये एसेसरीज है। मीन भाई ये नहीं दी होंगी तो भी काम हो जाएगा, इनको कहा गया डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी से सिक्रीशन आएगी इनटू अ प्रिंसिपल पैनक्रियाटिक डक्ट, और यहां से आपके पास में एम्पुला वेटर में वो सिक्रीशन छोड़ दी जाएगी जो ड्यूडिनम में आपको मिल रहा है। याद करके चलिएगा, ये बहुत बार आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे गए। चलें नेक्स्ट हिस्सा देखते हैं। अब देखो क्या लिख रहा है, बोलता है जो पैनक्रियास का एक्सोक्रीन पार्ट होता है वहां पर आपके पास जो सिक्रीशन आ रही है उसको पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। इस पैनक्रियाटिक जूस में आपके इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपके प्रोटीएजेस हैं, जिनमें आपके पास ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस हो सकती है। इनके फंक्शन हम थोड़ी देर में देखेंगे। चलिएगा आगे की ओर को चलते, यहां तक अगर आप पता लग गया हो। अब आ गया जी इंटेस्टिनल ग्लैंड। देखो यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सोचिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, इंटेस्टिनल ग्लैंड जो होते हैं वो आपके पास किस में है, क्या स्मॉल इंटेस्टीन में कि लार्ज में? याद करके चलना, स्मॉल इंटेस्टीन में, लार्ज इंटेस्टीन का कोई रोल नहीं आता है। अब दूसरी बात, लार्ज इंटेस्टीन का अगर रोल नहीं है तो स्मॉल इंटेस्टीन के कौन से रीजन में सबसे ज्यादा इंटेस्टिनल ग्लैंड है? वो है ड्यूडिनम। जेजुनम और इलियम में ग्लैंड ज्यादातर बिल्कुल नहीं मिलते हैं। 90% ऑफ द ग्लैंड कहां है? ड्यूडिनम में मौजूद होते हैं। अब ड्यूडिनम में आपके पास बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है या आपके पास जीआईटी का पार्ट है। अब जीआईटी की हमने बेसिकली हिस्टोलॉजी पढ़ी, तो हिस्टोलॉजी में हमने लेयर्स पढ़ी, चाहे सीरोजा थी, आपके पास म्यूकोजा थी, मस्कुलरिस म्यूकोजा थी। तो याद करके चलिएगा ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा में ग्लैंड है। कहां पर है? ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा में ग्लैंड है। और जो मेन ग्लैंड आपके पास इंटेस्टिनल है उसको कहा जाता है ब्रूनर ग्लैंड। नाम क्या लिखा गया? ब्रूनर ग्लैंड है, जो सब म्यूकोजा में मिलेगा। फिर से लिख देता हूं, ब्रूनर ग्लैंड। ये ब्रूनर ग्लैंड आपके पास यहां पर भी देखिए मैंने लिखा है, ब्रूनर ग्लैंड बेसिकली आपके पास सिर्फ किसमें मिलता है? सब म्यूकोजा ऑफ द ड्यूडिनम में। क्वेश्चन है अपने आप में ही। और ये ब्रूनर ग्लैंड म्यूकस की प्रोडक्शन कर देता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट आयन भी बनाता है। ये बाइकार्बोनेट आयन बाद में जाकर आपके सोडियम के साथ कंबाइन कर जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जो बॉडी का बफरिंग सिस्टम है। मीन बाय एसिड और बेस के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा देखिएगा इसे इंटेस्टिनल ग्लैंड के अंदर आपके पास में क्या मिल रहे हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लूबरकोहन। अगर आप नॉर्मली इस डायग्राम को देख पा रहे हो ना, तो ये एपिथेलियम जो है वो आपके पास में क्या किया, यहां पर लंबाई में बढ़ा और जब वापस ऊपर की ओर को आया ना, तो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ऑलमोस्ट चिपक गया। तो बीच में आपके पास जो ये खड्डा बना ना, इसको क्रिप्ट कहा जाता है। याद करके चलिएगा, क्रिप्ट बेसिकली खड्डे होते हैं। तो यहां पर है क्रिप्ट ऑफ लूबरकोहन। इस क्रिप्ट ऑफ लूबरकोहन में दो तरह के सेल हैं, एक म्यूकस को सिक्रीट करने वाले जिनको गॉबलेट सेल कह दिया, और एक है एंजाइम सिक्रीटिंग सेल जिनको पेनिथ सेल कहा। याद करके चलिएगा, नीट में ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। पेनिथ सेल का एक इंपॉर्टेंट रोल है लाइसोजाइम की सिक्रीशन करना। ये लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है, थोड़ी देर पहले हमने सलाइवा में भी पढ़े थे, यहां भी फिर से मैंने बताया। दूसरा देखिए, इन पेनिथ सेल के अंदर जिंक होता है, जिंक कंटेनिंग आपके पास बेसिकली ये सेल है। तो ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना मैंने ये चीज बताई आपको आज के लिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। याद करके चलिएगा, कुछ हिस्सा हम आपके पास में कल भी डील करेंगे इस वाले चैप्टर से रिलेटेड, तो ये चीज हमें ध्यान करके चलनी है। यहां देख लें, लास्ट पार्ट देखिएगा, ये है आपके पास इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसको बेसिकली इंटेस्टिनल जूसेस कहा जाता है, या आपके पास में दूसरा नाम है सकस एंटेरिकस। एंटेरिक वर्ड जहां भी आ जाए ना, ये वाला एंटेरिक वर्ड, तो ये चीज समझ लीजिएगा कि हम इंटेस्टीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सकस एंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस जो है वो एक ही चीज है, ये इंटेस्टीन की सिक्रीशन है। इन सिक्रीशन में आपको क्या मिलते हैं? एंजाइम, जैसे माल्टेस, लैक्टेस, सुक्रेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। याद करके चलना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको बाद में भी डील करने वाले हैं। इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन रिलीज हो रहे हैं, म्यूकस रिलीज हो रहा है, जो आपके पास एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। याद करके चलेगा, अगर ये अल्केलाइन मीडियम नहीं होता ना,
तो सारा का सारा इंटेस्टीन अल्सरेट हो जाता, अल्सर ही अल्सर हो जाते, बाद में जाकर कैंसर हो जाता, पेशेंट मर जाता। लेकिन नेचर पूरी कोशिश कर रही है आपको बचाने की। तो ये मेरी बात पक्का ध्यान दीजिएगा। समझ आ रहा है जितनी मैंने चीज कही? नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझे अभी भी बता सकते हैं। पढ़ना चाहेंगे और या नहीं पढ़ना चाहेंगे, एक बार मुझे पक्का से कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि आपको है जरूरत तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अदरवाइज हम कल भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं? जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं अब से। आप मुझे बता दें कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है अभी सेशन, नहीं तो मैं तो क्लोज करके जा सकता हूं। मुझे तो पानी पीना है, मैं रेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए। आप बोलेंगे तो पढ़ाऊंगा आगे, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। आप मुझे बता दो, नहीं तो एंड स्ट्रीम करूंगा और चला जाऊंगा। आप भी सोइए, मैं भी घर जाऊंगा। अरे एक ही है, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, हम तुम्हें भी पढ़ाएंगे भाई, हमारा तो काम है पढ़ाना। ठीक है, चलेंगे जी। तो मूवमेंट करेंगे आगे की ओर को। पानी रख लेता हूं ना साइड में, थोड़ा पसीना बहुत आता है पढ़ाते हुए। चलेंगे जी आगे की ओर को, थोड़ा मूव करेंगे। नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है, मैं तो मजाक कर रहा था, आज तो हमें खत्म करके ही जाना है। मैं तो प्रण करके आता हूं, तुम पता नहीं लेते हो कि नहीं लेते हो कि आज मुझे क्या करना है। मैं तो ले रखा है कि आज मुझे ये करके ही जाना है। ठीक है, देखिए डाइजेशन की हमने पहले ही बात कर ली थी कि डाइजेशन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल होता है, उसको सॉल्युबल स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए बेसिकली आपके पास में मेस्टिकेशन, फिर डिग्लूटिनेशन, डिग्लूटिनेशन का मतलब स्वेलिंग होता है, उसको करना पड़ेगा। फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी आती है, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, तो इसको मैं वापस नहीं डिक्टेट करा, आगे की ओर को चलेंगे, जहां पर बेसिकली अब स्टार्च के डाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि आपके पास में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कैसे होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम था, सबको पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। ये सलाइवरी अमाइलेज आपके पास स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। जब ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है तो 30% ऑफ द स्टार्च है उसकी डाइजेशन का, पूरा नहीं, सिर्फ 30%। क्या करेगा ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इसको एक्टिव होने के लिए हमें पीएच की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 6.0 टू 6.8 के भी। याद करके चलिएगा, जो सलाइवा होती है वो स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक होने पर आपके पास सलाइवरी अमाइलेज एक्टिव हो जाती है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है माल्टोस में, आइसोमाल्टोस में और लिमिट डेक्स्ट्रिन। याद करके चलिएगा, ये लिमिट डेक्स्ट्रिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? लिमिट डेक्स्ट्रिन जो होती है ना, वो आपके दांतों के साथ चिपक जाती है। जब दांतों के साथ चिपकती है ना, तो ये बेसिकली एक मीठा प्रोडक्ट है।
मीठा मतलब शुगरी प्रोडक्ट होता है ना। इस शुगर को खाने के लिए बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया का नाम है जो माउथ में मिलते हैं, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, और दूसरे का नाम होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लगातार एसिड रिलीज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस इस डेक्स्ट्रिन को खाने के लिए जाती है। जब वो खाने के लिए जाती है ना, तो उसी समय आपके दांत को भी खाना शुरू कर देगी। और एसिड क्या काम कर रहा होगा उस समय, जो आपका इनेमल होगा ना उसको डिसॉल्व करने का काम कर रहा होगा। देखो कितना सिंपल है, जितना ज्यादा इनेमल डिसॉल्व होगा उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया इनेमल का बढ़ जाएगा। जितना इनेमल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतना ज्यादा डेक्स्ट्रिन चिपकेंगे, जितना ज्यादा डेक्स्ट्रिन चिपकेगा उतना ज्यादा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस वहां पर आएगा और दांत को डैमेज करना शुरू कर देगा डेक्स्ट्रिन को इनटेक करने के चक्कर में। याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता है, मेरे पास ही मिलेगी ऐसी इंफॉर्मेशन। याद कर लेना, ढूंढ के देख लेना टीचरों को क्या बताते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें, वो है आपके स्टमक में आपका डाइजेशन। तो देखिए जब आपने खाना खाया, खाना गया आपके पास स्टमक में कितने घंटे रहा, आपके पास ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर वहां पर ही रहता है। अब वहां पर स्टमक में क्या होगा, ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होंगे, मीनबाय जो HCl है उसके साथ मिक्स करेगा। मिक्स करने पर वहां स्टमक में बहुत सारी मूवमेंट होंगी, उन मूवमेंट का नाम है चर्निंग मूवमेंट, खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करने वाली है। आपके पास वहां पर बेसिकली जो पर्टिकुलर फूड जो है HCl के साथ मिक्स कर जाएगा, जो ब्रेक किया होगा वो एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पेस्ट को हम क्या कहते हैं, काइम, CHYME। अब देखो स्टमक के अंदर हुआ क्या, हमें मालूम है स्टमक में जो बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड थे उनमें एक चीफ सेल थे। चीफ सेल ने दो तरह के आपके इनएक्टिव एंजाइम बनाए थे, एक था पेप्सिनोजन, दूसरे का नाम था प्रोरेनिन। अब जरा ध्यान दो, पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव है HCl की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, तो HCl पेप्सिनोजन का एक्टिवेटर है। ये क्वेश्चन है, पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, एक इंपॉर्टेंट, ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाने का काम करेगा इनटू प्रोटीएजेस, और दूसरा पेप्टोन। क्लियर हो गया जी, बहुत सिंपल सा है, याद करके चलिए। मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी तब तक प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी, याद करके चलना। तो HCl जो आपके पास ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल के द्वारा बनाया गया वो आपके पास बेसिकली इनकी एक्टिवेशन कराएगा, अदरवाइज प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी अगर स्टमक में हुई। अब सोचो किसी कारणवश पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल काम ना कर पाए तो क्या आपके पास में वो डाइजेशन होगी, बताएं हां या ना कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल हैं वो HCl ना बनाए तो क्या पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, अगर होगा ही नहीं तो क्या आपके पास कभी प्रोटीन की डाइजेशन हो पाएगी, आंसर नो मिलेगा, याद करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। चलें जी नेक्स्ट, अब आगे की ओर को मूव करते हैं। देखिए ये रहा आपके पास प्रोरेनिन, प्रोरेनिन भी पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, आपके पास HCl के द्वारा किसमें कन्वर्ट किया गया, रेनिन में। ये रेनिन आपके पास में बेसिकली जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है जिसका नाम केजिन है, इस केजिन को आपके पास पैराकेजिन में कन्वर्ट करता है। अब पैराकेजिन जो है वो आपके पास कैल्शियम जो आपके पास दूध में होती है उसके साथ मिक्स कर जाती है और कैल्शियम पैराकेजिनेट बनाती है। इस कैल्शियम पैराकेजिनेट को बेसिकली कर्ड बोलते हैं। अगर आपको एक ध्यान हो ना, छोटे बच्चे तो देखे होंगे जो आपके पास में 1-2 साल के होंगे, जब वो ना दूध पीते हैं ना तो उस समय आपके दूध पीने पर सडनली ही वो आपके पास फटा हुआ दूध जो है वो बाहर निकाल देते हैं, तो फटी हुई चीज को हम कर्ड ही तो बोलते हैं दूध की ना। अब आपके बच्चे के अंदर ये कॉमन प्रोसेस होती है। क्यों कॉमन प्रोसेस हो रही है, क्योंकि उसके अंदर रेनिन नाम का जो एंजाइम है वो एक्टिव होता है। अब रेनिन करेगा क्या, पैराकेजिन को आपके पास कैल्शियम पैराकेजिनेट में कन्वर्ट करा कर दे देगा। या देखो दूसरा प्रोरेनिन, रेनिन में कन्वर्ट हुई HCl की मदद से। रेनिन ने आपके पास मिल्क के अंदर जो केजिन है उसको पैराकेजिन में कन्वर्ट किया, पैराकेजिन आपके पास कैल्शियम के साथ कंबाइन की तो कैल्शियम पैराकेजिनेट बन गया, दूध फट गया। क्लियर। अब कैल्शियम पैराकेजिनेट आपके पास ब्रेक डाउन कर दी जाएगी पेप्सिन के द्वारा और बनाए जाएंगे पेप्टोन। अब सुनो, बुक में ना एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्या क्वेश्चन पढ़ा बताइए कि आपके पास जो मिल्क है उसको डाइजेस्ट करने के लिए पहला एंजाइम कौन है। अब बड़े सारे लोग आंसर करेंगे कि पेप्सिन है। जरा आप इस स्लाइड को देखेंगे तो आपको पहला आपके पास एंजाइम कौन सा नजर आ रहा है, रेनिन। अगर रेनिन नहीं होगा ना तो आपके पास कभी भी बेसिकली डाइजेशन हो ही नहीं सकती प्रोटीन की। यहां देखो कैल्शियम पैराकेजिनेट बनी है, कैल्शियम पैराकेजिनेट को पेप्सिन ने ब्रेक डाउन किया इनटू पेप्टोन, तो कैल्शियम पैराकेजिनेट आपके पास एक्चुअली क्या है, ये प्रोटीन है भाई, प्रोटीन है। प्रोटीन को ब्रेक किया पेप्सिन ने तो पेप्टोन बने, अदरवाइज तो पेप्टोन थोड़ी बनने थे, कुछ और चीज बनती।
पेप्टोन इज दी स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोटीन, याद करके चलना। तो देखिएगा सबसे पहला जो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता है वो रेनिन होती है। इसके अलावा एक आपके पास बेसिकली गैस्ट्रिक लाइपेज थी जो नॉर्मली एक्टिव फॉर्म में थी, मैंने पहले ही बता दिया था, जो लिपिड्स होते हैं उनकी डाइजेशन में आपकी मदद करती है। चलिए उसके बाद आ गया स्मॉल इंटेस्टीन। अब देखो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जितनी भी जो डाइजेशन होती है वो ड्यूडिनम में ही टेक प्लेस करती है, जो जेजुनम और इलियम है उसका ज्यादा मेनली रोल नहीं होता है। अब देखो जब खाना आपके पास में पर्टिकुलरली मिक्स होकर, जो आपका मिक्स किससे हुआ, पैनक्रियाटिक जूस आपके पास में बाइल जूस के साथ, इंटेस्टिनल जूस के साथ में। तो देखो थोड़ी देर पहले ना जो काइम था ना, यहां देखो फिर से चलते हैं पीछे की ओर को चलते हैं, अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। यहां देखो ये काइम है, काइम क्या है आपके पास, जो खाना ब्रेक हुआ HCl के साथ मिक्स किया उसको काइम कहा। ये काइम अब आपके पास किसके साथ मिक्स हो चुका है, इन सब चीजों के साथ, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल। अब कहां पहुंच गया, इंटेस्टीन में। जब अगर आप 2024 की MNS प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।